इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी अपनी जनरेट होती है। फिर जब हम इसे फील्ड में लाके रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होती है। उस फोर्स की वजह से ये रोटेट करता है, और रोटेशन क्यों आती है? क्योंकि टॉर्क आ जाता है। तो उस फोर्स की वजह से एक टॉर्क इंड्यूस्ड होता है। देन वो टॉर्क इसको रोटेट करवाता है और ये अलाइन हो जाता है एक्सटर्नल फील्ड के साथ। Assalamualaikum. I hope you all are doing well. Today is our another lecture of first year physics chapter 8 और आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल नाम से ही पता लग रहा है डाइपोल। डाई मीन्स टू। तो एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हमारे पास दो पोल्स फॉर्म हो रहे हो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। किस तरह से? जैसे सपोज करें कि हमारे पास दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं एक सिस्टम में। एक तरफ हमने चार्ज रख दिया प्लस क्यू और दूसरी तरफ हमने चार्ज रख दिया माइनस क्यू, और ये दोनों चार्जेस थोड़े से डिस्टेंस पर है। इन दोनों में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस हम बोल देते हैं कि डी है। तो अगर आप देखें एक सिस्टम में ना जिसमें दो अपोजिट पोल्स आ गए तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर दो अपोजिट चार्जेस हो जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम हो, चार्ज अपोजिट हो और वो कुछ डिस्टेंस पर हो, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं फिजिकल डाइपोल और सेकंड वन मॉलिक्यूलर डाइपोल। फिजिकल डाइपोल जो हम फिजिकली खुद क्रिएट करें, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को रख के रखा। इस तरह के डाइपोल्स फिजिकल डाइपोल्स होते हैं जो हम खुद क्रिएट कर रहे होते हैं। और मॉलिक्यूलर डाइपोल मींस के ऐसे कि जैसे केमिस्ट्री के अंदर होता है मॉलिक्यूल्स, उनके ऊपर अपोजिट चार्जेस आ जाए उसे हम मॉलिक्यूलर डाइपोल बोलते हैं। किस तरह से? मॉलिक्यूलर डाइपोल की अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें तो इसकी एग्जांपल्स हमारे पास हो सकती हैं HCl, सिमिलरली HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2O, और इस तरह से और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। किस तरह से? अगर हम HCl की बात करें पहले, तो HCl किस तरह से होता है? हाइड्रोजन और क्लोरीन। आपने जो डाइपोल्स वाली बात है इसे आपने एज अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा होगा कि क्या होता है। हम इसे बोलते हैं कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड में जो एटम्स होते हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज आ जाता है। किस तरह से? हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर कम होती है तो इसके ऊपर हम पार्शियल पॉजिटिव लगा देते हैं। क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा होती है तो इस पे हम पार्शियल नेगेटिव लगा देते हैं। और डाइपोल मोमेंट को केमिस्ट्री में हम कुछ इस तरह से शो करते हैं। तो सिमिलरली HF में भी ऐसा ही होगा, कुछ ऐसे, और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पार्शियल नेगेटिव। और वाटर की H2O की भी एग्जांपल देख लेते हैं। H2O का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, ऑक्सीजन और उसने दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया होता है। अब हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आ रहा है? पार्शियल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ क्या होता है कि इस बार दो डायरेक्शंस हैं जो ऐसे जा रही होंगी, तो हम दो डायरेक्शंस नहीं बना सकते, तो हम डायरेक्शन बनाते हैं कुछ ऐसे, पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव नीचे है तो यहाँ से नेगेटिव की तरफ। केमिस्ट्री में आपने याद रखना है डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो हमारे पास फिजिकल डाइपोल्स क्या हो गए जो हम फिजिकली क्रिएट करते हैं, मॉलिक्यूलर डाइपोल्स जो ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। नाउ हमारे पास अब इसी में दो टाइप्स आ जाती हैं फिजिकल डाइपोल मॉलिक्यूलर डाइपोल में, एक परमानेंट डाइपोल और एक इंड्यूस्ड डाइपोल। परमानेंट डाइपोल में क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे ये बनाया है, ये एक परमानेंट डाइपोल है। द परमानेंट डाइपोल मीन जो खुद ही बन गया है, हमने जबरदस्ती नहीं बनाया। जैसे अभी मैंने इनकी एग्जांपल दी HCl, क्या एक ऐसा डाइपोल है जो हमने जबरदस्ती बनाया है या खुद से बन गया था? खुद से बन गया था ना, तो ये हमारे पास एक परमानेंट डाइपोल्स की एग्जांपल्स में आते हैं। इंड्यूस्ड डाइपोल में क्या होता है कि लेट सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे लेट सपोज हमने क्या किया कि दो प्लेट्स ली और उसे हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक नेगेटिव साइड और एक पॉजिटिव साइड। तो जो साइड पॉजिटिव होगी उस पे पॉजिटिव आ जाएगा और जो साइड नेगेटिव होगी वहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब हमने क्या किया, या अगर आप देखें यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी
जो कहां से जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव साइड पे जाती है, मीन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी ना। अब हमने क्या किया, कोई मेटल का पीस लिया और उसको लाके यहां पे रख दिया, तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई थी इस बैटरी की वजह से। अब होगा क्या, इस मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स तो है, तो होगा क्या कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो जिस तरफ पॉजिटिव होगा उस तरफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे सारे, यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन्स उठ के इस तरफ आएंगे और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन सारे यहाँ आ गए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो अगर आप देखें, क्या ये भी एक डाइपोल नहीं बन गया कि एक तरफ नेगेटिव आ गया एक तरफ पॉजिटिव आ गया, बीच में कुछ डिस्टेंस है। तो ये डाइपोल हमारे पास कहलाता है इंड्यूस्ड डाइपोल या टेम्पररी डाइपोल, जो हम खुद क्रिएट कर रहे हैं, पहले से क्रिएट हुआ हुआ नहीं था। सिमिलरली अगर यहाँ पे कोई हम मॉलिक्यूल ऐसा ला के रख दें जो न्यूट्रल हो, यानी पे जिसपे कोई चार्ज ना हो, जैसे लेट्स सपोज मैंने H2 को ला के रख दिया, H और H, या H2 नहीं बोलते, N2, नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल ला के रख दिया यहाँ पे। अब अगेन क्या होगा, जैसे यहाँ पे डाइपोल इंड्यूस्ड हुआ है, यहाँ पे भी एक चार्ज आ जाएगा इस तरफ पार्शियल पॉजिटिव और इधर पार्शियल नेगेटिव, जो पहले नहीं होते। नॉर्मली ये न्यूट्रल है, लेकिन जब हमने इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड में ला के रख दिया तो एक इंड्यूस्ड डाइपोल बन जाएगा। तो हमारे पास क्या होता है, परमानेंट डाइपोल, जो ऑलरेडी डेवलप्ड डाइपोल्स है जिसको हमने जबरदस्ती नहीं बनाया और वो बने रहेंगे। इंड्यूस्ड डाइपोल जो कुछ टेम्पररी टाइम के लिए बने हैं, जब हम इसको यहाँ से उठा लेंगे तो ये डाइपोल खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। नाउ अब हमें समझना है बिहेवियर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का, कि डाइपोल बिहेव किस तरह से करता है। तो सबसे पहले तो इस चीज को हम देखते हैं, यहीं पे देखते हैं कि लेट सपोज हम दो चार्जेस लेते हैं, एक पॉजिटिव +5 ले लेते हैं, लेट्स +5 कूलम, या +5 नहीं लेते, +7, ये कूलम में चार्ज है +7 कूलम, और एक हम ले लेते हैं -5 कूलम। सही। सपोज करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी कि एक इलेक्ट्रॉन या एक चार्ज के अराउंड वो एरिया जहां पे वो चार्ज दूसरे चार्जेस पर अपनी फोर्स अप्लाई कर सकता है, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे। जैसे सपोज करें कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और इसके नियर में लाके हम एक और पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं, तो ये इसको रिपेल करेगा, यानी कि इस चार्ज ने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की। तो क्या होगा कि लेट से इस इतने रीजन में ये चार्ज दूसरे चार्जेस पर एट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स अप्लाई कर सकता है, तो ये रीजन कहलाएगा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस तरह से एरोज बना के रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ ऐसे, और इन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। नाउ अब हमारे पास क्या होगा कि एक पॉजिटिव चार्ज है और लेट से एक नेगेटिव चार्ज है, तो हमेशा होता यह है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव पे आके खत्म होती हैं। एक पॉजिटिव से ऐसे निकली और नेगेटिव पे आके ऐसे खत्म हो रही होती है, हमेशा ऐसे ही होता है, हमेशा पॉजिटिव से निकलेंगी नेगेटिव पे आके खत्म होंगी। तो हम वापसी यहीं पे आते हैं, लेट से हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और इसको वैसे ही लिख लेते हैं कि +7 कूलम और एक है -5 कूलम चार्ज। सपोज करते हैं कि 1 कूलम चार्ज अगर हमारे पास हो तो उससे एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकलेगी, और -1 कूलम चार्ज मींस वो एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अपने ऊपर लाके खत्म कर सकता है। लेट सपोज इसमें से 7 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी 7 कूलम के लिए, लेकिन यहां तक कितनी आएंगी, 5 आएंगी, 2 रह जाएंगी। किस तरह से कि लेट सपोज +2 और -2 कूलम, तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकली और ये 2 को ही अपने ऊपर लाके खत्म कर सकता है। अब यहाँ पे 7 कूलम है, तो इसका मतलब 7 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी और -5 मींस 5 इधर आके टर्मिनेट कर जाएंगी, 5 आके खत्म हो जाएंगी। किस तरह से, कुछ इस तरह से, लेट से 1 2 3 4 और ये 5, कुछ इस तरह से। लेकिन अभी क्या है, इधर 7 कूलम है, 2 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रहती हैं, तो वो निकल के कहीं और चली जाएंगी।
तो यहाँ पे इतनी ही आके टर्मिनेट हो सकती थी। नाउ इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या कंडीशन है कि जो चार्जेस है वो इक्वल और अपोजिट होने चाहिए, कि एक तरफ अगर +5 है तो दूसरी तरफ -5 हो। तो अब क्या होगा, लेट से अब हमारे पास चार्जेस है +5 और -5। अब क्या होगा, 5 ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होंगी और पांचों की पांच इधर आके खत्म हो जाएंगी, कुछ इस तरह से कि कुछ ऐसे, कुछ ऐसे डायरेक्टली आके वो यहाँ के खत्म हो रही होंगी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें +7 है, वापसी इस पे आते हैं और यहाँ -5 है, तो इसका मतलब कि लेट से हमारे पास अगर +2 कूलम चार्ज होता सिर्फ, तो इसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कितनी निकलती, 2। हमने जो कंडीशन दी उस हिसाब से 2 निकलती। यहां भी तो कुछ ऐसा ही हो रहा है कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही है, बाकी 5 तो खत्म हो गई। तो इसका मतलब कि जब हमने दो चार्जेस जो इक्वल नहीं थे और अपोजिट थे, +7 और -5, तो ये किस तरह बिहेव करेंगे, एक +2 कूलम चार्ज की तरह बिहेव करेंगे। बात समझ आ रही है कि +7 -5, 5 लाइन इधर आके खत्म हो गई, 2 रह गई, तो ये पूरा जो सिस्टम होगा ये +2 कूलम चार्ज की तरह बिहेव कर रहा होगा। और अगर ये +2 कूलम चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है तो ये किस तरह से करेगा, ये 0 होगा, +5 -5 0। इसका मतलब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, टोटल चार्ज +5 -5 = 0। ये आपको ये बात याद रखनी है, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो टोटल चार्ज होता है वो 0 होता है, तो टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। नाउ अब हमारे पास अगर आप देखें कि यहां से लाइंस निकल रही है, इधर आके खत्म हो रही है, लेट से कोई और चार्ज यहाँ पे आ जाता है बीच में, एक टेस्ट चार्ज आ जाता है यहाँ पे, लेट से भाई टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज जिसकी अपनी फील्ड तकरीबन 0 होती है, तो क्या इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, तो ऑब्वियसली लगेगी। टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है, तो क्या होगा कि ये +5 इसको रिपेल करेगा, कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, प्लस प्लस रिपेल कर दे, और ये -5 इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर फोर्स तो लगेगी जो बीच में टेस्ट चार्ज आया है, और फोर्स लगने का मतलब है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती थी फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक टेस्ट चार्ज पर फील्ड में फोर्स लग रही है तो इसको मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या 0 होगी, नहीं, फोर्स लग रही है इसके ऊपर, तो हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इलेक्ट्रिक डायपोल की होगी वो 0 नहीं होगी, नॉट इक्वल्स टू 0। ये 2 पॉइंट्स लाजमी याद रखने, एक तो ये कि टोटल चार्ज 0 होगा, क्यों 0 होगा, ऑब्वियस है, +5 -5 क्या हो जाएगा 0, बट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो रही। उसका रीजन क्या है कि बीच में एक स्पेस है दोनों के, और दोनों चार्जेस के बीच में स्पेस है, वहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मूव हो रही हैं, जा रही हैं, तो अगर बीच में कोई चार्ज आ जाता है तो उसके ऊपर भी फोर्स अप्लाई होगी, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एक चार्ज, तो इसका मतलब बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं है। हाँ, अगर ऐसा होता कि ये +5 -5 कुछ इस तरह से पड़े हुए, +5 और ये -5 एक बिल्कुल सेम पॉइंट पे पड़े हुए, अब क्या होगा कि लाइंस ऐसे निकलेंगी और यहीं खत्म हो जाएंगी। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी क्योंकि सेंटर में कोई स्पेस नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे सेंटर में स्पेस है जहां पे एक नए चार्ज को इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। तो क्योंकि ये थोड़े से डिस्टेंस पे, तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं होगी। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। नाउ अब हमने समझने इलेक्ट्रिक डाइपोल का बिहेवियर, इलेक्ट्रिक डाइपोल बिहेव किस तरह से करता है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बिल्कुल स्टार्ट से, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, दो चार्जेस जो कुछ डिस्टेंस पर हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, चार्ज अपोजिट हो, तो उसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या करते हैं, अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेते हैं। ये बात मैं आपको बता दी कि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के बीच में। नाउ लेट्स से कि इलेक्ट्रिक डाइपोल था, उसे हम किसी और इलेक्ट्रिक फील्ड में जाके रख दें, तो क्या होगा,
किस तरह से यहाँ पे देखते हैं। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दी थी कि दो प्लेट्स हैं हमारे पास, बिल्कुल कैपेसिटर की तरह। आपने अगर कैपेसिटर पढ़ लिया है तो कैपेसिटर की तरह, बल्कि कैपेसिटर आप पढ़ के आए में, उसमें भी क्या होता था, दो प्लेट्स होती थी। दो प्लेट्स हैं जो कि एक बैटरी से ज्वाइंट हुई है, बैटरी से कनेक्टेड है। ये बैटरी का नेगेटिव एंड और ये पॉजिटिव एंड। तो होगा क्या कि जो पॉजिटिव साइड है वहां के सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, यहाँ चार्ज बच जाएगा पॉजिटिव, प्लस चार्ज आ जाएगा पूरी, और इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना। अब हम क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यहां लाके प्लेस करते हैं। लेट से कुछ इस तरह से लिख रहा हूं, कर रहा हूं मैं कि ऐसे लाके रखते हैं कि ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। भाई ये लाइन वैसे ही बनाई है, एक्चुअल में नहीं होती, सिर्फ समझाने के लिए बनाई है, बीच में सेंटर में लाइन। एक हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस फील्ड के बीच में लाके रख दिया, तो क्या होगा, क्या ये ऐसे ही रहेगा या इसको मूव हो जाना चाहिए? तो हमेशा नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल पे पॉजिटिव चार्ज ये रहा, बाहर फील्ड का नेगेटिव चार्ज ये रहा, तो इस जगह पर इस पे एक फोर्स लगेगी कुछ इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो या ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इस पे एक फोर्स लगेगी इस तरफ को, जो फोर्स इक्वल होगी और अपोजिट होगी, और इस तरह की फोर्सेस को हम बोलते थे कपल। कपल फोर्स अप्लाई होगी जिसकी वजह से ये ऐसे रोटेट करेगा, और कब आके ये रुक जाएगा, जब इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे हो जाएगी। लेट्स से ये रही प्लेट्स, और किस तरह से हमने डायग्राम बनाई है, इधर नेगेटिव चार्ज है और इधर पॉजिटिव चार्ज है। ये कब आके ऐसे क्या होगा कि जो ये फोर्स लगी इसकी वजह से एक टॉर्क जनरेट होगा, मींस रोटेशन आएगी। इस रोटेशन की वजह से ये अपने आप को कुछ इस तरह से अलाइन कर लेगा कि प्लस क्यू इस तरफ को आ जाएगा जितना आ सकता है, और माइनस क्यू इस तरफ आ जाएगा, और ये इसकी एक स्टेबल कंडीशन आ जाएगी। तो इस बिहेवियर को समझ रहे हैं हम इसलिए ताकि हम डाइपोल मूवमेंट को समझ सके। क्या हुआ कि डाइपोल को हमने लाके यहाँ रखा, तो पॉजिटिव साइड को नेगेटिव ने अट्रैक्ट कर लिया, नेगेटिव साइड को पॉजिटिव ने। कितना रोटेट कर सकता था, इतना, जो कि ऐसे आके रुक गया ये। अब तो रोटेट नहीं हो सकता, जितना पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ आ सकता था आ गया, जितना नेगेटिव पॉजिटिव साइड पे आ सकता था वो आ गया, मजीद रोटेशन नहीं होगी। तो पहला इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी अपनी जनरेट होती है, फिर जब हम इसे फील्ड में लाके रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होती है, उस फोर्स की वजह से ये रोटेट करता है, और रोटेशन क्यों आती है, क्योंकि टॉर्क आ जाता है, तो उस फोर्स की वजह से एक टॉर्क इंड्यूस्ड होता है। देन वो टॉर्क इसको रोटेट करवाता है, और ये अलाइन हो जाता है एक्सटर्नल फील्ड के साथ। एक्सटर्नल फील्ड की जो डायरेक्शन थी वो कैसे थी, पॉजिटिव से नेगेटिव, उस फील्ड के सेम लाइन में आ जाता है ये, तो इस अलाइनमेंट हो जाती है डाइपोल की एक्सटर्नल फील्ड के साथ। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल था। अब हम आते हैं डाइपोल मोमेंट पे, जो आपका मेन टॉपिक है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जो कि मैंने यहाँ पे वैसे समझा ही दिया। डाइपोल मोमेंट, मोमेंट वर्ड आ रहा है मोमेंट, इससे पहले आपने मोमेंट का वर्ड पढ़ा था टॉर्क में। टॉर्क को आप क्या बोलते थे, मोमेंट ऑफ फोर्स, अच्छे से याद होगा आपको। टॉर्क को आप मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते थे, कि फोर्स की वजह से जो रोटेशन आएगी उसे हम टॉर्क बोलते हैं। अब डाइपोल मोमेंट, के डाइपोल्स के अंदर जो रोटेशन आएगी उसे हम डाइपोल मोमेंट बोलेंगे। डाइपोल में रोटेशन कब आई थी, ये रही, इसको हमने ऐसे रखा था, ये ऐसे रोटेट कर गया। डाइपोल में जो मोमेंट आता है उसे हम डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। तो इसी रोटेशन को एक्चुअली हम डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। एक्चुअली जो ये रोटेशन हुई है, ऐसे था डाइपोल, ऐसे करके रोटेट हो गया, इसी को डाइपोल मोमेंट बोलते हैं ये। और इसकी जो क्वांटिटेटिवली डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि किसी भी डाइपोल के लिए प्रोडक्ट किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। डाइपोल को हम सबसे पहले तो P से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D। पहले इस फॉर्मूले को आपको समझना होगा कि ये फॉर्मूला किस तरह से है, फिर हम मजीद आगे चलेंगे।
कि सपोज करें ऐसे ही एक यहाँ पे एक डायग्राम और बना लेते हैं कि प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू। तो एक हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी कि जो नेगेटिव से पॉजिटिव तक का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करके दे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो क्या होगा, कुछ ऐसे। ये एक वेक्टर बना दिया हमने डी, सही है। अच्छा, अब डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, पी से। ये रिप्रेजेंट होता है पी से। आपने डिफरेंस रखना मोमेंटम और डायपोल मोमेंट में। पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और पी किसके बराबर है, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो बराबर है डायपोल मोमेंट का, कि ये प्रोडक्ट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। अब वो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लें या नेगेटिव का। हमने ये बात देखी थी कि डायपोल में मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, तो किसी का भी मैग्नीट्यूड ले लें, कोई सा भी ले लें। चार्ज पे तो हम जा ही नहीं रहे कि प्लस या माइनस, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लें। क्यू और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी, और वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा है, नेगेटिव से पॉजिटिव तक का है। ऐसा नहीं कर सकते कि पॉजिटिव से नेगेटिव ले लें, ये मैं भी रीजन बताऊंगा क्यों। हालांकि दोनों की लेंथ सेम होगी लेकिन स्टिल नहीं लेंगे, ये मैं भी आपको ये बात बताता हूं क्यों। क्या है डायपोल मोमेंट, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। आपने चैप्टर 2 में एक बात पढ़ी थी कि लेट सपोज एक वेक्टर है हमारे पास, फोर्स ले लेते, एक फोर्स वेक्टर ले लेते हैं 5i। इसका क्या मतलब है 5i का, इसका मतलब है कि एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, इसकी यूनिट न्यूटन ले रहे हैं हम, जिसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, और वो किस एक्सिस में, एक्स एक्सिस में। नाउ लेट से मैं इस फोर्स को मल्टीप्लाई करवा देता हूं 3 से, तो हमारे पास जो न्यू फोर्स आ जाएगी, एफ डैश बोल देता हूं उसको, वो क्या आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई 5 इंटू आई, तो 15 आ जाएगी, 15i। अब ये फोर्स क्या बता रही है कि एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, और वो किस एक्सिस में, एक्स एक्सिस में। तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाया 3 से, मेरे पास आ गया 15i, और जब ये मल्टीप्लीकेशन हुई तो ये एक स्केलर था और ये एक वेक्टर था। एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, इस बात को समझे। यहाँ भी एक्स एक्सिस थी, यहाँ भी एक्स एक्सिस ही है। इसका मतलब स्केलर को जब मैंने वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाया तो डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सेम यहाँ पे भी जो चार्ज है वो क्या है, चार्ज हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो डायरेक्शन इस डी की होगी, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, वही डायरेक्शन इसकी भी होगी। क्या है ये, मोमेंट, डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो सेम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की होगी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इसका मतलब जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो भी यही होगी। डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन भी कहां से होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो हमने क्या क्या देख लिया, सबसे पहले हमने एक तो फॉर्मूला पता लग गया। फॉर्मूला क्या है, डायपोल मोमेंट बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। नाउ अगर हम इसकी यूनिट देखना चाहें, यूनिट क्या हो जाएगी, चार्ज की यूनिट कूलम, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर। तो हमारे पास यूनिट आ जाएगी कूलम इंटू मीटर, सी से कूलम और एम से मीटर। नाउ डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने देखा हुआ डायमेंशन के लिए कि मास यहां आ तो नहीं रहा, मास की यूनिट किलोग्राम और डायमेंशन कैपिटल एम। सिमिलरली इसके बाद क्या आता है, लेंथ, इसकी यूनिट मीटर और डायमेंशन कैपिटल एल। सिमिलरली टाइम, जिसकी यूनिट सेकंड और डायमेंशन कैपिटल टी। हमारे पास सिर्फ 3 डायमेंशन नहीं होती, इसके अलावा जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है उन सब की डायमेंशन होती है, जिसमें हमारे पास जो नंबर 4 पे आता है वो क्या आता है, करंट। करंट की यूनिट एम्पेयर और उसकी यूनिट भी, उसकी डायमेंशन को भी हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप देखें इसको, अगर हम कुछ ओपन कर ले थोड़ा सा, चार्ज का जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा हुआ है Q इज इक्वल टू आई टी। इस फॉर्मूले को हम यहाँ ओपन करें अगर,
तो हमारे पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू आई टी इंटू डी। करंट की यूनिट एम्पेयर, टाइम की यूनिट सेकंड और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर। नाउ अगर अब आप देखें, अब हम इसकी डायमेंशन लिख सकते हैं कैसे? एम्पेयर की जगह ए ही रहेगा, सेकंड की जगह कैपिटल टी और मीटर की जगह कैपिटल एल आ जाएगा। और इसको लिखने का तरीका ये होता है कि पहले एम लिखते हैं, एम यहाँ नहीं है तो एम पे 0, एम एल टी और फिर ए लिखते हैं। ये इसका ऑर्डर होता है लिखने का। तो हमें डायमेंशन पता लग गई डायपोल मोमेंट की, और वो क्या आ रही है? m0 lt और a। ये हमारे पास डायमेंशन आ गई डायपोल मोमेंट की। नाउ डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन हमारी नेगेटिव टू पॉजिटिव है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, या हम ये बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन में है। और हम एक और चीज भी बोल सकते हैं, उसको मैं बताता हूं। मैं सारी लिख रहा हूं यहाँ पे। पहला क्या है? नेगेटिव, माइनस वी का मतलब नेगेटिव समझे, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। और एक और चीज भी लिख सकते हैं, अगर आप देखें कि लेट सपोज दो डायपोल है, डायपोल है एक, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पे जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये किसकी डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका मतलब जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है। तो हमारे पास एक हम डायरेक्शन ऐसे भी लिख सकते हैं कि अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायपोल। और एक थर्ड डायरेक्शन भी आती है, माइंड में मे भी आपके आया हो कि P की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव ही क्यों है, पॉजिटिव टू नेगेटिव क्यों नहीं है? मे भी हो सकता है आपको आए, क्योंकि हमने अभी तक जितनी भी डायरेक्शंस पढ़ी हैं उसमें कोई ना कोई लॉजिक थी। यहाँ मैंने अभी तक कोई लॉजिक नहीं बताई कि नेगेटिव टू पॉजिटिव क्यों है। तो इसका रीजन ये होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव होने का कि यहाँ पे जब, या ये इसी को मैं लेट सपोज ये दो प्लेट्स है हमारे पास, ऐसे ही ले रहा हूं, और ये दो प्लेट्स आ गई, एक तरफ नेगेटिव चार्ज और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज। जब ये डायपोल अलाइन हुआ तो किस तरह से हुआ है? कुछ इस तरह से कि इस तरफ पॉजिटिव चार्ज और इस तरफ नेगेटिव चार्ज। तो जो एक्सटर्नल फील्ड थी उसकी डायरेक्शन क्या है? कुछ ऐसे, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन यही एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन इसके उससे देखें तो क्या है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो जो डायपोल है वो जिस डायरेक्शन में अलाइन हुआ उसमें जो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन थी वो नेगेटिव टू पॉजिटिव थी। उसी के रिस्पेक्ट से हमने कह दिया कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। एक्सटर्नल फील्ड विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल फील्ड ही देखा जाए तो पॉजिटिव टू नेगेटिव है, लेकिन इसमें कैसे जा रही है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसको हमने डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बना लिया। ये हमारे पास डायरेक्शन भी आ गई। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल मोमेंट का तकरीबन सारा लेक्चर हो गया। एक छोटी सी बात आपको बतानी है बस, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो बाद में, कि फिजिक्स में हम डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव लेते हैं और केमिस्ट्री में पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं। क्यों लेते हैं? देखिए फिजिक्स में तो मैंने बता दिया कि क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड में जब डायपोल मोमेंट, डायपोल जाएगा तो एक्सटर्नल फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वही डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। अब केमिस्ट्री में जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले HCl बनाया था, H और Cl, इस एक के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव और एक पे पार्शियल नेगेटिव। डायरेक्शन कैसे आएगी? डायरेक्शन मैंने कुछ ऐसे बनाई थी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सिमिलरली जब मैंने H2O बना देता हूं, एक और H2O बनाया था, कुछ ऐसे बनाया था, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर पार्शियल पॉजिटिव
इधर पार्शियल नेगेटिव, और डायपोल मोमेंट की मैंने डायरेक्शन बना दी थी कुछ ऐसे कि दो पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर हम इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन को देखते हैं, या हम यूं कहें कि हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ जा रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देख रहे होते हैं, या ज्यादा आसान वर्ड यही है कि हम इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट देख रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहाँ हो रही है? इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन वहां से निकला है, नेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन वहां के गेन हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी वो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हम ले लेते हैं केमिस्ट्री में। बट फिजिक्स में नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिर्फ फिजिक्स वाली डायरेक्शन याद रखनी है। केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर में डायरेक्शन की बात नहीं हुई, आपकी जो केमिस्ट्री की बुक है फर्स्ट ईयर की उसमें भी डायपोल मोमेंट का टॉपिक है, बट वहां पे डायरेक्शन की कोई बात नहीं हुई। ये बताने का रीजन यही है बस कि इन केस कल को आपके एप्टीट्यूड में अगर ऐसा कोई सवाल आ जाता है जो एंट्री टेस्ट होते हैं यूनिवर्सिटी के लिए, तो आपको डिफरेंस पता हो कि केमिस्ट्री में क्यों नेगेटिव टू सॉरी पॉजिटिव टू नेगेटिव है और फिजिक्स में क्यों नेगेटिव टू पॉजिटिव है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।